हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपू ट्यूटोरियल। आज से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि पूरी तरह से हिंदी माध्यम में रहेगा और यहाँ पर जो लेक्चर्स आज मेरे रहेंगे वो हिंदी माध्यम में रहेंगे। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है, स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की गई है और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं। ये मैं जानकारी आपको बता देता हूं कि हम मैथमेटिक्स को जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे हैं और क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 2 है आपका, उसका नेम है बहुपद। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुपद से। सबसे पहला वर्ड है हमें। आप चूंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है तो यहाँ पर एक विशेष आपके लिए जानकारी मैं बता देता हूँ कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में और इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों में एक थोड़ी सी मुझे डिफरेंस या कमी वैसे दिखती है। वह कमी यह है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अमूमन सिलेक्टिव की तरह जाते हैं, सिलेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ पर सिलेक्टिव नहीं पढ़ना चाहिए, हमें थोड़ा सा बेसिक भी समझना चाहिए। मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है तो कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए। तो थोड़ा सा हमें मैथमेटिक्स को समझना चाहिए, थोड़ा क्या पढ़ना तो पूरा ही चाहिए। एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन हमें पढ़ना चाहिए, तब जाकर हमें स्कोरिंग मार्क्स मिलते हैं। 100 में से आपको 95 मार्क्स चाहिए तो आपको थोड़ा सा मैथ्स को डीपली तो पढ़ना होगा। और इन फ्यूचर भी यदि आप मैथमेटिक्स से या बायो साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स और बायो या साइंस सब्जेक्ट को बेहतर रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को। चैप्टर का जो नेम होता है सबसे पहले हमें उसे क्लियर करना है। बहुपद, बहुपद क्या है? तो बहुपद का अर्थ है, इसके अंदर दो वर्ड हैं। बहु, पहला वर्ड है बहु और दूसरा वर्ड है पद। तो पद क्या होता है और बहु, बहु का अर्थ होता है मैनी, काफी सारे पद जहां होते हैं वहां होता है बहुपद। बहुत से मिलकर बना हुआ है, काफी सारे जहां पर पद होते हैं वहां पर उसे हम कहते हैं बहुपद। और पद का अर्थ होता है टर्म, इंग्लिश में इसे कहते हैं टर्म। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बीच में यूज होगी तो आपको कहीं कहीं कुछ वर्ड सीखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। टर्म, टर्म का अर्थ है या पद का अर्थ है, जैसे 2x लिखा हुआ है तो 2x एक यहाँ पर पद है। इस प्रकार से लिखा है 2x + 5, तो यहाँ पर दो पद है, एक 2x पद है और एक 5 पद है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह 2 पद है। अब यहाँ पर x लिखा हुआ और यहाँ पर ओनली 5 लिखा हुआ है तो ये x क्या होता है आप क्लास 9th में 8th में भली भांति पढ़ कर आए हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा बेसिक आपके लिए दिखा देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि ये क्या होता है। एक्स को कहते हैं यहाँ पर वेरिएबल। तो दो प्रकार के आपके हिंदी में चलते हैं वर्ड, चर और अचर। चर और अचर, चर राशियां क्या होती है और अचर राशियां क्या होती है? वे राशियां जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 5 है। 5 क्या है? एक अचर है। 5 को हमेशा 5 ही पढ़ा जाएगा, 5 को हमेशा 5 ही पढ़ा जाएगा। लेकिन चर राशियां वे होती जिनकी वैल्यू बार बार बदलती रहती है, जैसे x है, y है, z है, a है, b है। कहीं पर हम कुछ मान लेते हैं, माना कि इसकी आयु x है, माना कि x किलोमीटर इसके डिस्टेंस है। इस प्रकार से हम x का यूज मानने के लिए कर लेते हैं तो वहां पर जो हम मानने के लिए यूज करते हैं राशि, उसे हम कहते हैं चर राशि। ठीक है। और अचर राशियां वे राशियां होती है जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स ही होती है। तो यहाँ पर टर्म के अंदर कहीं कहीं आपको वेरिएबल चर देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं आपको अचर देखने को मिलेंगे। और इन दोनों बहु और पद से मिलकर हमारे चैप्टर का नेम, हमारे लेसन का नेम, हमारे गणित के अध्याय 2 का नाम बहुपद मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हुई हमारी बहुपद की समझ कि बहुपद किसे कहते हैं। इसके बाद चर, अचर, चर के गुणांक अथवा गुणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। बहुपद किसे कहा जाता है? यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, थोड़ा सा इस डेफिनेशन को हम क्लियर कर लेते हैं। आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स की जड़ तक पहुंचा दिया जाएगा, आप बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। चर, अचर, चर के गुणांक। चर राशि आपको कही हमने, हम अलग अलग लिख लेते हैं। चर राशि मतलब x हो गई, ठीक है। अचर राशि मतलब हो चुकी है मान लीजिए 5 हो गई। और चर के गुणांक,
चर के गुणांक बोले तो इसमें से चर कौन और अचर कौन है? चर हमने बोला था, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, चलने वाली चर और नहीं चलने वाली अचर, जिसकी वैल्यू बार बार नहीं बदलती है वह अचर है। तो यहाँ पर यह अचर है और यह चर है। ठीक है, तो चर के गुणांक, चर के गुणांक, इसके गुणांक जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5x, इस प्रकार से लिखा है, तो यह अचर राशि का गुणांक है, चर राशि का गुणांक है 5। गुणांक का मतलब है कि उसके गुणा में हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 गुणित x। तो यहाँ पर x का गुणांक 5 है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है ऋणात्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। यदि हम बहुपद को एक लाइन में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x + 5 + 7x स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, हम और भी प्रकार से लिख सकते हैं y² + 6y + 9, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या y + 9 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से बहुपदों को लिखा जा सकता है। इसके अंदर ये सब पद कहलाते हैं। यह आपका एक पद है, या आपका अगेन एक पद है, यह आपका एक पद है। इसके अंदर y² एक टर्म है, एक पद है, 6y एक पद है और 9 एक पद है। यहाँ पर y एक पद है और 9 एक पद है। तो ये सब पद कहलाते हैं। ठीक है, ये सब पद कहलाते हैं। और इन सब को यदि हम जोड़ घटाव की संक्रिया से साथ में लेकर लिख दें, यहाँ पर प्लस में लिख दिया, हम यहाँ पर चाहे तो इसे माइनस में लिख सकते हैं, y - 9 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़ घटाव गुणा भाग की संक्रिया को साथ में लेकर इनको अरेंज कर दिया जाए, लिख दिया जाए, तो हम इसे कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो उदाहरण x² + 2x + 1 एक बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है, अब इसके बाद बहुपद की घात, यहाँ से आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। आपको जो इस लेसन के अंदर सीखना है, इस अध्याय में सीखना है, वह सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुपद की घात। बहुपद तो आपने क्लियर कर लिया, अब समझते हैं बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात पदों के घातों में से महत्तम। अब महत्तम का मतलब क्या होता है? महत्तम का अर्थ होता है मैक्सिमम, इसका अर्थ होता है मैक्सिमम। महत्तम का अर्थ होता है मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए एक 10 लिखा है और एक 12 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है और एक 12 लिखा है, इन दोनों में महत्तम कौन है? तो मैक्सिमम हमारा 12 है, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम, और हिंदी में कहते हैं महत्तम। क्या कहते हैं? महत्तम। महत्तम का अर्थ होता है कि जो सबसे ज्यादा हो, जो सबसे बड़ा हो, वही महत्तम है। ठीक है, महत्तम को बहुपद की घात या डिग्री कहा जाता है। इंग्लिश में घात को डिग्री भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको सीधे सीधे डिग्री वर्ड ही देखने को और सुनने को मिल जाएगा। घात की जगह इन प्लेस ऑफ घात क्या शब्द मिल जाएगा? डिग्री। डिग्री का अर्थ भी होता है घात, तो डिग्री का अर्थ होता है घात। तो हमें कोई भी बहुपद दिया गया हो, कोई भी बहुपद, जैसे मान लीजिए बहुपद है 2x² + 5x + 6, इस प्रकार का कोई आपका बहुपद है। हम इसमें आपसे ये कहते हैं कि इसकी घात क्या है? तो इसकी घात, इसमें जो वेरिएबल है, जो इसमें चर है, उस चर की मैक्सिमम अधिकतम घात। अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर अधिकतम घात x की 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो हम जो लेंगे घात वह लेंगे अधिकतम। अधिकतम घात 2 है, मतलब हम कह सकते हैं कि इस पूरे बहुपद की घात 2 है। इस पूरे बहुपद की घात 2 है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से किसी भी बहुपद की घात को फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि एक से अधिक चर राशियां हो तो विभिन्न पदों में चर राशियों के घातों के योगफल में से महत्तम को बहुपद का घात कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर एक x भी है और यहाँ भी एक x है, लेकिन यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर 2 घात है, तो हम मैक्सिमम को, अधिकतम वाले घात को यहाँ पर लेंगे, तो अधिकतम घात इसकी 2 है, इसलिए इस पूरे बहुपद की घात 2 कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया है 2y² - 3y + 4। इसके अंदर हमें देखना है कि इसकी घात क्या है, तो इसकी घात यहाँ पर 2 है, 2 इसकी महत्तम घात है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात 2 है। इस बहुपद की घात 2 है।
ठीक है, इसलिए बहुपद का घात 2 है। इस प्रकार से हम बहुपद की घात को समझ सकते हैं। आपको कोई भी बहुपद दिया हो, 1 पद में हो, 2 पद में हो, 10 पद में हो, 20 पद में हो, जितने भी पद हो, उन सभी पदों में जो हमारी अचर राशि है, उस अचर राशि की सबसे बड़ी घात को देखेंगे और वही हमारी महत्तम घात होगी, और महत्तम घात को ही हम उस बहुपद की घात कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। अब बहुपद तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि बहुपद के अंदर क्या होता है, टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, और पदों से मिलकर बहुपद बन जाता है। ठीक है, अब रेखिक बहुपद, घात 1, जिस बहुपद के अंदर घात 1 हो, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है 2x - 3, इसके अंदर x की घात 1 है, x की घात 1 है, हम लिख देते हैं y + 9, इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ y की घात 1 है, हम लिख देते हैं 5x + 6, इस टाइप से लिख दिया। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 1 है। हमारा जो अचर राशि है, उस अचर राशि की मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 1 है, और यहाँ पर x की घात 1 है। इसलिए इस प्रकार के बहुपद हमारे रेखिक बहुपद कहलाते हैं। रेखिक का अर्थ होता है लीनियर। आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ग्राफ पेपर के अंदर जब आप जाएंगे तो इन वर्ड का वहां पर यूज होगा, और ग्राफ के अंदर जब आप लाइन खींचेंगे तब आपको लाइन कैसे मिलेगी, वह आपके बहुपद की घात बताएगी कि इसके अंदर आपको जीरोस कितने देखने को मिलेंगे, इसके अंदर इसकी पावर क्या है, उसके ऊपर वो सब डिपेंड करता है। ग्राफ पेपर किस प्रकार का बनेगा, इसकी लाइनें क्या होगी। चलिए, तो जीरोस में थोड़ा सा हिंदी में कभी कभी हिंदी की जगह हमें इंग्लिश का वर्ड निकल जाते हैं। तो जीरोस का अर्थ होता है, जनरली हम उसे कहते हैं शून्यक, शून्यक कहते हैं। तो शून्यक वर्ड हम यूज करेंगे। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात मतलब स्पष्ट है उसके नाम से कि जिस बहुपद में घात 2 हो, जिस बहुपद की घात 2 हो, द्विघात, 2 घात वाला बहुपद द्विघात। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात शब्द क्वाड्रेट, क्वाड्रेट का अर्थ होता है कि क्वाड्रेट, क्वाड्रिक इक्वेशन, वर्ग। क्वाड्रेट का अर्थ होता है वर्ग। क्या होता है, वर्ग। जिसकी पावर 2 हो, जिस बहुपद की पावर 2 हो, जैसे लिख दिया मान लो 2x² + 5x + 6, इस प्रकार से हमने लिख दिया। इसके अंदर x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहां पर इसे कहते हैं क्वाड्रेट। ठीक है, क्वाड्रेट कहते हैं, जो कि आपका पूरा का पूरा क्वाड्रेट का एक चैप्टर है। क्वाड्रिक इक्वेशन आपको वर्ग समीकरण पढ़ने को मिलेगी आपके अध्याय नंबर 4 के अंदर। तो वहां पर क्वाड्रिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे। उसी क्वाड्रिक इक्वेशन की यहां पर बात की जा रही है, उस शब्द की बात की जा रही है क्वाड्रेट। तो क्वाड्रेट का अर्थ होता है वर्ग, और जहां पर हमें अचर राशियों के अंदर हमारी चर राशियों की मैक्सिमम पावर 2 हो, जैसे यहां पर x की पावर 2 है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद होने के लिए एक शर्त होती है कि उसकी चर राशि की पावर 2 होना चाहिए। जैसे 2x² यहाँ पर लिखा हुआ है + 5x + 3, यहाँ पर x घात 1 भी है और 2 भी है। तो हम इस बहुपद की घात क्या लिख सकते हैं, इस बहुपद की घात होगी 2, क्योंकि हम देख चुके हैं घात किसे कहते हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 3 है। इन 3 पदों में आपकी जो चर है, उस चर की मैक्सिमम पावर, अधिकतम महत्तम घात 2 है, और वही घात इस बहुपद की घात कहलाती है। इसलिए हम इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 घातों वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। इसके बाद बात आती है त्रिघात बहुपद। हाँ, इस चैप्टर के अंदर हम द्विघात बहुपद को ही मेनली पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर आपका द्विघात बहुपद से ही चलने वाला है। तो थोड़ा सा और इसे हम इसका बेसिक समझ लेते हैं द्विघात बहुपद के बारे में, और आपको जानकारी में बता देता हूं। यहां पर अधिक व्यापक रूप में x में कोई द्विघात बहुपद हो, जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है ax² +
बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए यह आपका द्विघात बहुपद है। और ए बी और सी, क्या ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर ए बी सी कोई भी रियल नंबर हैं, ए बी सी आपके रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। और ए नॉट इक्वल टू 0 एक कंडीशन यहाँ पर दी गई है, ए नॉट इक्वल टू 0। आप इसे ध्यान से समझ लीजिए कि ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखना जरूरी होता है। और यदि आपको कोई डेफिनेशन में इस प्रकार से लिखने को आ जाए और आप इस प्रकार से ए नॉट इक्वल टू 0 ना लिखें, तो मान के चलिए कि आपने उस डेफिनेशन को प्रॉपर नहीं लिखा है। यह लिखना इसके साथ में बहुत ही जरूरी है। ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब यह है इसका कि यहाँ पर पहला जो मैक्सिमम पावर वाले टर्म है उसे सबसे पहले लिखा जाता है। इसके अंदर मैक्सिमम पावर जिसके अधिकतम घात हो उस पद को सबसे पहले लिखा जाता है। और यदि मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 0 हो गई, ए की वैल्यू 0 है, जब ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यह हमारा गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस ये बच जाएगा आपका b प्लस सी, ठीक है, और b भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 प्लस सी बच जाएगा। कुल मिलाकर यह, अब बताइए कि यह आपका द्विघात बहुपद कैसे हुआ। द्विघात बहुपद होने के लिए अधिकतम घात 2 तो होना चाहिए। यदि अधिकतम घात 2 वाला पद ही 0 हो जाएगा, यदि अधिकतम घात 2 वाला पद ही 0 हो जाएगा तो उसके नाम का स्वरूप ही खत्म हो जाएगा। उसका नाम जो है द्विघात वही खत्म हो गया। जब द्विघात ही नहीं बचेगी इक्वेशन के अंदर, आपके व्यंजक के अंदर, तब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि यह द्विघात बहुपद है। इसलिए यहाँ पर यह जरूरी है कि जिस टर्म को लेकर, जिस पद को लेकर इसका नाम दिया जा रहा है द्विघात, वह है ए वाली पद। ए का पद ही बता रहा है कि यह द्विघात है और इसलिए इसका 0 होना, शून्य होना जरूरी नहीं है। मतलब आप इसे 0 नहीं कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। यदि होगा तो फिर यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का अर्थ वही है, सिंपल, जैसा हमारा लीनियर था, रेखिक था, वैसा ही हमारा द्विघात है और वैसा ही हमारा त्रिघात है। जिसके अंदर 3 घात हो वह हमारा त्रिघात होता है। जिसकी महत्तम घात 3 हो, जिसकी महत्तम घात 3 हो वह हमारा त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी अधिकतम घात 3 है, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 धन सी एक्स धन डी। इसके अंदर यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, इसलिए हम इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसके अंदर भी वही रूल लागू होता है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपका इस त्रिघात को दिखाने वाला जो पद है उसके अंदर ए है और ए एक वास्तविक संख्या और इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि यह 0 हो जाएगी तो ये पद ही खत्म हो जाएगा, और जब ये पद खत्म हो जाएगा तो फिर इसकी संरचना त्रिघात वाली ही खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके ऊपर यह चैप्टर डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, और इस चैप्टर का मूल सार है, वह है शून्यक। अब आप इसे ध्यान से समझ लीजिए कि शून्यक क्या होते हैं, शून्यक क्या होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना कंफ्यूजन है कि यदि आप इसे नहीं समझे तो हर क्वेश्चन के अंदर आप कंफ्यूज होंगे, हर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हम यहाँ से बिल्कुल क्लियर चैप्टर के अंदर प्रवेश करें, चैप्टर को बिल्कुल क्लियर रखें और चैप्टर के सारे क्वेश्चन बनाएं, तो आपको शून्यक का अर्थ समझना होगा। और आप बिना स्किप किए यहाँ से इसे देखते रहिए, आपको पूरे चैप्टर का अर्थ समझ में आ जाएगा। सबसे मेन वर्ड है इस चैप्टर का शून्यक, जिसके लिए ये चैप्टर बना है, ठीक है। शून्यक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्यारा वर्ड है शून्यक। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो इसे तरह तरह से समझाया जाता है, तरह तरह से कहा जाता है, तो यह इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि यह समझ में ही नहीं आता है कि यह आखिर एक्चुअल में क्या है। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको दिखाता हूँ क्या है ये। मान लीजिए कि आपका कोई बहुपद है, बहुपद है ए एक्स प्लस
बी, इस प्रकार से मैंने लिख दिया एक बहुपद ax प्लस बी। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर a के साथ क्या है, यहाँ पर a के साथ है x, b के साथ क्या है, b के साथ x नहीं है, b के साथ x नहीं है, लेकिन हम x की घात 0 को लिखते हैं 1। समझना आप, x की घात 0 को लिखते हैं 1, मतलब हम इसे लिख सकते हैं ax प्लस bx की घात 0, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ax प्लस b गुणित 1, ऐसा लिख सकते हैं। और b गुणित 1 का अर्थ है कि b x की घात 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके दोनों पद x में हैं, जैसे हैं इसके दोनों पद x में है, यहाँ भी x है और यहाँ पर भी x है। जब इसके दोनों पद x में हैं तब हम इसे एक फंक्शनल रूप में लिखेंगे। फंक्शनल रूप में ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं px। p का अर्थ होता है पोलिनोमियल, p का अर्थ होता है पोलिनोमियल, इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश भी आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि p कहाँ से उत्पन्न हो गया, p कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ है, p का अर्थ होता है पोलिनोमियल इंग्लिश में, और पोलिनोमियल को ही हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर पोलिनोमियल x मतलब बहुपद x, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बहुपद x में। क्या लिखा है, बहुपद x में है, मतलब आपका जो बहुपद है उसमें जो चर राशि उपयोग की गई है वह पूरी आपकी x में है, y नहीं है इसके अंदर, इसलिए हम इसे लिखते हैं px। क्या लिखते हैं, px इक्वल टू ax प्लस b। अब आप समझ गए होंगे कि b के साथ भी x है, लेकिन x टू द पावर 0 होने के कारण उसे यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये लिखा हुआ है px। अब बढ़ते हैं हम शून्यक के अवधारणा के ऊपर कि शून्यक क्या है। यदि आपका ये लिखा हुआ है px इक्वल टू ax प्लस बी, हम आपसे ये कहें कि इसमें x की जगह कोई वैल्यू रख दो, कोई एक मान रख दो x का, एक ऐसा मान रख दो कि इस मान को रखने के बाद आपका यह सारा का सारा 0 हो जाए। मैंने यहाँ अंडरलाइन की है ax प्लस बी पूरा का पूरा शून्य हो जाए, 0 हो जाए। अगर एक ऐसा मान इसके अंदर हम पुट कर दें, रख दें, जिससे इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए, तब हम उस मान को, किस मान को, जिस वैल्यू को रखने के कारण यह हमारा बहुपद 0 हो जाता है, उसे हम शून्यक कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ हमने k रखा, क्या रखा, k रखा, x की जगह हमने k पुट किया, x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट की, k वैल्यू पुट की, तब क्या हुआ, यहाँ हो गया, हम लिखेंगे pk। क्या लिखेंगे, pk। x की जगह हमने k रख दिया, जहाँ जहाँ इसमें x था वहाँ वहाँ हमने k रख दिया, तो यहाँ पर हो गया pk, और इस सारे का मान हो जाना चाहिए 0। तब हमारा जो k है वह कहलाएगा शून्यक। क्या कहलाएगा, शून्यक, उसे हम कहेंगे शून्यक। बात समझ में आ गई होगी आपको कि शून्यक किसे कहते हैं। शून्यक एक बार और पूरा का पूरा हम रिपीट करते हैं कि शून्यक एक्चुअल में होता क्या है। आपको ये बात समझ में वैसे आ गई होगी शून्यक क्या होता है, लेकिन फिर से हम और रिपीट करते हैं इसे एक बार अगेन आपके लिए, शून्यक क्या होते हैं। चलिए इसे यहाँ से क्लियर कर देते हैं और एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आपको यहाँ से शून्यक समझकर ही जाना है, क्योंकि आज अगर आप स्किप कर देंगे, कल फिर स्किप होगा, अगले दिन फिर स्किप होगा और बार बार स्किप होगा और फिर आप इसे समझ नहीं पाएंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम इसे px में लिखते हैं, हम इसे px में लिखते हैं, मतलब यह आपका बहुपद है। मैं इसे क्या पढ़ रहा हूँ, अब यह बहुपद है, यह बहुपद है। और बहुपद कैसा है, x अचर में है, ठीक है, x चर में है, चर इसके अंदर क्या है, x है, तो x चर में कोई बहुपद है, हम इसे y में नहीं लिख सकते। अब आपका जो यहाँ पर लिखा जाएगा सब कुछ yx में ही लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर p के अंदर x लिखा जाता है, यह -4 है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसके शून्यक क्या है, इसके शून्यक क्या है, तो हमें इसके शून्यक देखने के लिए पहले शून्यक की समझ बनानी होगी। तो शून्यक की समझ ये है कि इसके अंदर हम x की जगह कोई ऐसा मान पुट कर दें, x की जगह कोई एक ऐसा मान ले लें,
ठीक है, एक ऐसे वैल्यू पुट कर दें कि उस वैल्यू को रखने से, उस वैल्यू को यहाँ पर रखने से, उस x के मान को यहाँ पर रखने से आपका जो px है वो पूरा का पूरा 0 हो जाए। मतलब मैंने जो अंडरलाइन करी ये सब यहाँ पर शून्य हो जाए, इसका गुणा भाग करने से यह शून्य हो जाए। कैसे? जैसे हम एक वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर x इक्वल टू -1 लिया, x इक्वल टू -1 लिया, चलिए हम यहीं पर पुट कर देते हैं। तो p-1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 और x का -1 -4, इसे हल किया तो यहाँ पर 1 -3 माइनस प्लस और -4, तो यह हो गया 4 - 4 इक्वल टू 0, यह हो गया 0। ठीक है, तो p हमने x की जगह क्या वैल्यू पुट की, हमने x की जगह रखा -1, x की जगह रखा -1। उस -1 के रखने से ये पूरी जो आपकी समीकरण थी, आपका जो बहुपद था, वो पूरा का पूरा बहुपद का मान 0 आ चुका है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी आपके दिए गए बहुपद में x का मान पुट होने से उस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, वही उस बहुपद के लिए शून्यक कहलाता है। ठीक है, उस बहुपद के लिए हम उसे शून्यक कहेंगे। इसी टाइप से यदि आप x इक्वल टू 4 रखते हैं, x इक्वल टू 4 रखते हैं, रख देते हैं यहाँ पर p4 इक्वल टू, यहाँ पर रखा 4 तो 4 का स्क्वायर -3 × 4, ये हो गया आपका, और -4। अब इसे सॉल्व कर देते हैं तो 16 16 4 × 12 ऋण 4, और यहाँ पर आ जाता है आपका 16 - 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रखने पर भी 0 आ जाता है, ऋण 1 रखने पर भी 0 आ जाता है, और किसी मान के लिए 0 नहीं आएगा, यह आप ध्यान रखना। ये मैंने बिल्कुल सिलेक्टिव लिया है, यहाँ से बनाया लिया है, इसलिए इसकी वैल्यू मैंने सीधी सीधी आपको उदाहरण के तौर पे बता दी। अब आप तीसरा कोई भी मान रखेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तब हम कह सकते हैं कि -1 और +4 ये दोनों इस बहुपद के लिए शून्यक कहलाते हैं, इस बहुपद के शून्यक हैं। तो बहुपद के शून्यक होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि हम उसमें कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें, x का एक ऐसा मान रख दें कि वह मान इस पूरे बहुपद को 0 कर दे, वही उस बहुपद के लिए शून्यक कहलाएगा। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है। बिल्कुल आप क्लियरली समझ लो। आप यहाँ पर इसको क्या कह दिया है, k कह दिया है। किसे? -1 और 4 को हम क्या कह रहे हैं? अब अभी हमें नहीं पता है कि वो संख्या k क्या है, इसलिए हमने उस संख्या को बोल दिया k, उस संख्या को क्या कह दिया? k। बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि pk इक्वल टू 0। देखिए आप, pk हमने इसे k कह दिया, तो यहाँ पर pk k रखने पर सब कुछ यहाँ पर हमने -1 यहाँ किया, तब यहाँ -1 की वैल्यू रख दी पूरी, x की जगह -1 पुट कर दिया, तो यहाँ पर यदि k करेंगे तो यहाँ पर सब दूर k हो जाएगा। तो उस k के कारण यह आपका जो pk है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। व्यापक रूप में यदि px इक्वल टू x प्लस b का एक शून्यक k है, तो pk इक्वल टू k प्लस b इक्वल टू 0, अर्थात k इक्वल टू -b/a होगा। अभी हम इसको निकालना सीखेंगे कि k कैसे निकलेगा। तब हम कह सकते हैं कि k इक्वल टू -b/a, यहाँ से यह 0 हो जाता है, इस कारण से k -b/a होगा। अतः रैखिक बहुपद x प्लस b का शून्यक -b/a और -b/a होने के कारण हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस अचर पद मतलब इसका, ये x प्लस b था तो x प्लस b का अचर पद, ये b कहाँ है? ये रहा आपका b यहाँ पर है, तो b आपका अचर पद। अब बटे में क्या है? बटे में x का गुणांक और ये एक ऋण। तो हमने यहीं से इसे एक फार्मूले के रूप में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा सा हम डिटेल में इसे आगे और सीखेंगे, आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा क्या होता है और किस प्रकार से लिखा जाता है। अभी आप सिर्फ शून्यक को समझ जाइए। आप समझ ही गए होंगे कि शून्यक किसे कहते हैं और शून्यक कैसे निकाला जाता है और शून्यक की क्या समझ होती है।